आज हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट जो एमफिल का एंट्री टेस्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे करें और कौन से टॉपिक अहम हैं जिनसे हम अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारा पेपर पैटर्न है वो बेसिकली कंपोज है 25 MCQs के ऊपर। कायदे आज़म के एमफिल के पेपर के अंदर जो एंट्री टेस्ट पेपर होता है उसमें 25 MCQs आते हैं और 5 MCQs हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स से दिए जाते हैं, 5 MCQs स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आते हैं, 5 MCQs क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं और 5 MCQs इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आते हैं और 5 MCQs मैथमेटिकल मेथड से आते हैं। तो इस तरह ये हमारा 25 नंबर का पेपर मुकम्मल हो जाता है। 25 MCQs का पेपर मुकम्मल हो जाता है। तो ये इस तरह ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड अपॉन दीज टॉपिक्स। अब इन सब टॉपिक्स को करना किस तरह है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पास्ट पेपर को देखना चाहिए और पास्ट पेपर की स्टडीज़ करनी चाहिए कि पास्ट पेपर में कौन से ऐसे सवाल हैं जो आ रहे हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं कुछ टॉपिक, ये बेसिकली डिटेल्ड एनालिसिस हैं कि हमें कौन से टॉपिक करने चाहिए। तो उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हम इसके पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आइगन वैल्यू प्रॉब्लम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड काफ़ी MCQs आ चुके हैं पास्ट पेपर में भी। तो आपको ये ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि असली में प्रिपरेशन के लिए टाइम इतना नहीं होता, इसलिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आप उनको ही प्रिपेयर कर लें, तो उससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो आपने आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स को देखना है जिसमें आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और आइगन इक्वेशंस, इन सब को आपने थोरोली स्टडी करना है। उसके बाद आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद पार्टिकल इन अ बॉक्स ये वाली भी वन डायमेंशनल पार्टिकल, मोशन ऑफ वन डायमेंशनल पार्टिकल। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो आपने इसको भी स्टडी करना है। और उसमें बाद में एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है इस टॉपिक को भी आपने थोरोली स्टडी करना है क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम टॉपिक है इसमें आपने इसकी एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो एक मैं आपको ये कहूँगा कि आप पॉलीमेट्रिसिस इनको भी आप देख के जाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक बहुत अहम टॉपिक है, तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले टॉपिक को भी कवर करना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपको किसी भी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी आनी चाहिए और आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो आप चाहें तो उसको रिवाइज भी करके जाएं। तो उसमें जो अहम एक चीज़ है कि अमूमन आपको दे दी जाती है कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है और हमें डिफरेंट स्टेट्स की सुपरपोजिशन, क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा होता है कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो डिफरेंट स्टेट की सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है और जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो कोलैप्स डाउन कर जाता है एक सिंगल स्टेट पे। तो किस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये वाली जो चीज़ है ये आपने ज़रूर माइंड में रखनी है क्योंकि इस किस्म के सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि इस स्टेट की इतनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि किस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आप बताएं। तो वो आपने माइंड में रखना है। तो उसके बाद आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख के जाना है, ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है। उसके बाद हार्मिशियन ऑपरेटर
बहुत अहम टॉपिक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि हार्मिशियन ऑपरेटर्स को भी आप ज़रूर देख के जाएं। और उसके बाद हमारे पास नोट बट द लीस्ट हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को भी आपने ज़रूर देख के जाना है। श्रोडिंगर इक्वेशन काफ़ी दफ़ा उसके रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो ये सब आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आपने थोरोली देख के जाने हैं, तो आपका काफ़ी % पेपर हल हो सकता है। अब उसके बाद हम अब आते हैं ईएमटी के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमें जो जिन चीज़ों पर फोकस रखना है वो बेसिकली लॉज के ऊपर फोकस रखना है। हमने एम्पेयर्स लॉ, बायो-सावर्त लॉ, उसके बाद फ्राडे लॉ, उसके बाद लेंज़ेस लॉ, उसके बाद गाउसी's लॉ। तो हमने इन सब लॉज को, ये हमारे पास टोटल 5 लॉज बनते हैं, तो इनको हमने देख के जाना है, क्योंकि ये जितने भी ये 5 लॉज हैं ये ईएमटी के अंदर बहुत अहम हैं और इनके रिलेटेड अच्छे खासे एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा नहीं करना काम, जस्ट इन 5 लॉज को देखना है। और एक हमारे पास ओहम लॉ भी होता है और एक कूलम लॉ भी होता है, तो वो ज़रा जर्नल हैं, अगर हम उन्हें ना भी देखें तो हमें उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन इनको आप देख के ज़रूर जाएं। इनके रिलेटेड मैं जितने आपको टॉपिक बता रहा हूँ आप कोशिश करें कि इनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लें, कुछ इनके फॉर्मूलाज, बेसिकली कायदे आज़म का जो एंटी टेस्ट होता है आप जब उसे देखेंगे वो कंसेप्ट बेस्ड कम होता है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो उसमें आपके फॉर्मूला के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि आप किस तरह उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो और उसका आंसर निकालते हो क्वेश्चन का। तो इसलिए आपके ये सारे लॉज क्लियर होने चाहिए। उसके बाद रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए और उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो ये सिंपल वे में भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए और आपको किरचॉफ रूल्स लगा के भी आप इन चीज़ों को निकाल सकें कि सर्किट में अगर मोर देन 1 रेजिस्टेंस है तो करंट और ये चीज़ें कैसे निकालेंगे, तो वो किरचॉफ रूल से आप निकालेंगे। तो आपको ये सारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के, कैपेसिटर्स के, ये भी आपको देख के जाने चाहिए और आपको किरचॉफ रूल्स भी देख के जाना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके रिलेटेड भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, मतलब कि इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो जो मतलब कि काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल्स हैं वो ये होते हैं कि कुछ आपको चार्ज दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो वो डिफरेंट चार्जेस के कम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं। तो आपने एक बात ज़हन में हमेशा रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके कंसेप्ट को समझ के और डिफरेंट चार्जेस पड़े होंगे उनके कॉम्बिनेशन को सोल्व करना होगा। तो आपको इस किस्म की एक प्रैक्टिस ज़रूर इस पे करके जानी चाहिए। और उसके बाद आपको सोलेनॉइड का जो टॉपिक है ये भी काफ़ी अहम है। ये बेसिकली एम्पेयर्स लॉ के अंदर ही आ जाता है, तो ये भी आपको काफ़ी अहम टॉपिक है। फिर उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, तो इसके रिलेटेड भी कई दफ़ा सवाल आ चुका है, तो आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन भी करके जानी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा मोनोपोल्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इस किस्म के मोनोपोल्स को भी थोड़ा सा आपने स्टडी करना है। और आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट, ये आपको आरसी सर्किट का आइडिया होना चाहिए, इसको आपने पढ़ के जाना है। और फ्लक्स, मतलब कि आपको फ्लक्स के रिलेटेड भी बड़े एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब कि फ्लक्स किसी प्लेन के अंदर कितना फ्लक्स गुजर रहा है या किसी क्यूब के अंदर कितना, अमूमन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही होती है। तो ये काफ़ी अहम टॉपिक हैं हमारी ईएमटी में, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। और जब आप इन्हें क्लियर कर लेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अब हम करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है पार्टीशन फंक्शन।
आपका पार्टीशन फंक्शन क्लियर होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज आ चुका है। इसके रिलेटेड डायनामिकल वेरिएबल्स भी आपके कवर होने चाहिए। आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए, और डिस्क्रीट वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, इन चीज़ों के ऊपर आपकी काफ़ी ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास वर्क और इंटरनल एनर्जी, इसके रिलेटेड भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट कंडीशन को लगाकर। मतलब कि कभी वो आइसोथर्मल की कंडीशन को लगाकर, कभी एडियाबैटिक की कंडीशन को लगाकर, कभी आइसोकोरिक की, कभी आइसोबैरिक की। तो आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, आपसे प्रेशर पूछा जाएगा, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन आपने ज़रूर देखना है आइडियल गैस इक्वेशन को। इसके रिलेटेड बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने ये जो 4 कंडीशंस बताई हैं इनको भी स्टडी करना है। और उसके बाद है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ज़रूर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, क्योंकि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नीचे हमारे पास बोज, आइंस्टाइन और फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। इनके रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ चुके हैं। और उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। अमूमन जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपके ये कवर होने चाहिए। अब उसके बाद अब हम आते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन की नो हाउ होनी चाहिए। आपको ये टॉपिक ज़रूर कवर करके जाना चाहिए। रेशो टेस्ट ये भी आपका कवर होना चाहिए। उसके बाद बीटा फंक्शन के रिलेटेड भी काफ़ी एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो आपका वो भी कवर होना चाहिए। मैक्लैरेन सीरीज़ का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि इनके रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आप देख लें। और अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा। तो उसके बाद आपके पास कोशी रीमान इंटेग्रल, तो ये भी आपने इसके रिलेटेड भी कुछ सवाल आपने सॉल्व करके जाने हैं। और उसके बाद आपके पास है कम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर जो आपने चीज़ें देखनी है, जिसके रिलेटेड सवाल आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, वो आ चुके हैं कम्प्लेक्स कंजुगेट के ऊपर, कि आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा आयोटा की फॉर्म में, तो उसका कंजुगेट निकालना होगा और कम्प्लेक्स इंटीग्रल सोल्व करना होगा। तो वो आप पोल्स के मेथड के साथ उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको कम्प्लेक्स इंटीग्रल सोल्व करना आना चाहिए। और उसके मतलब रेजिड्यू थ्योरम आप लगा के उसको सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस भी करके जानी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनकी डिग्री और ये सब चीज़ों को आपको स्टडी करके जाना चाहिए। उनके जो अमूमन सवाल आता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जर्नल या पर्टिकुलर सोल्यूशन बताएं, तो आपको ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए। और उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके कवर होने चाहिए, आपने ज़रूर कवर करके जाने हैं। और फिर हमारा टॉपिक आता है ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस। ये भी बहुत तीनों अहम टॉपिक हैं, तो ये भी आपके ज़रूर कवर होने चाहिए। तो ये भी काफ़ी दफ़ा ये भी इनके चांसेस हैं अच्छे खासे ये पेपर में आ सकते हैं। अब हम एंड पे बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो अहम टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड पहले बहुत एमसीक्यूज मतलब न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आ चुके हैं पास्ट पेपर में, तो आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को आप देख लें और इसके एमसीक्यूज की अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। और इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपने जो हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जस्ट उन्हें देखना नहीं है, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज को सोल्व करना है, ताकि आप पेपर में इतने एबल हो सकें कि आप उसके रिलेटेड एमसीक्यूज सोल्व कर सकें। तो उसके बाद है कोलिजन। अब कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इसके रिलेटेड पास्ट पेपर में काफ़ी एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो आपको इसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनके न्यूमेरिकल्स और कोलिजन के न्यूमेरिकल, जिसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक भी आपका कवर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इससे हम कैसे एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो इस टॉपिक, ये भी टॉपिक बड़ा अहम है। उसके बाद हमारे पास आता है ये रिजिड बॉडी के रिलेटेड जो टॉपिक है, ये बहुत अहम है, जिसमें हमारे पास टॉर्क आ जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, रोटेशनल इनर्शिया आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, जो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं, ये ज़रूर आप करके जाएं। ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। करके जाने का मकसद ये है कि आप उनके रिलेटेड चंद एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल सोल्व करके देखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव के रिलेटेड काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज आ चुका है पास पेपर में, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल आपने देख के जाना है। और उसके बाद हमारे पास आती है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक भी बहुत अहम है, आपने इसे नहीं छोड़ना। इसके रिलेटेड भी आपने न्यूमेरिकल्स और चीज़ें देख के जानी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब देखें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बहुत अहम है। इसके ये दूसरे वाले क्वेश्चंस के साथ मिलकर ये काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ज़रूर देख के जाना है, वो बहुत अहम है। और उसके बाद हमने फ्रिक्शन को, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाती हैं, तो सारी आपकी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियर होनी चाहिए। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये फ्रिक्शन के थ्रू भी पूछी जा सकती हैं, जिसमें कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन आ गई। तो उस हिसाब से फिर, क्योंकि ऊपर जितनी चीज़ें हम उसमें फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो आपका फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत क्लियर होना चाहिए। और एंड पे ना ये लैग्रांजियन और हैमिल्टन। अब देखें, बेसिकली पास्ट पेपर को आप देखें तो पता नहीं क्यों, लेकिन लैग्रांजियन से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया अभी तक। हैमिल्टन से एक क्वेश्चन आया था, तो आप हैमिल्टन को तो अच्छी तरह देख लें, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लैग्रांजियन को भी अच्छी तरह देख लें। इन दोनों के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करके, कुछ इनके रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आता भी है तो वो बहुत बेसिक सा आता है। तो आपने इन चीज़ों को कवर अप करना है। तो ये टॉपिक आपने लैग्रांजियन और हैमिल्टन ये एंड पे देखना है, पहले ये सारे देखने हैं। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप ये ज़रूर देख लें, नहीं तो एट द एंड आप हैमिल्टन को एक बार अच्छी तरह देख लें। तो ये बेसिकली आज ये सारा सिलेबस था कि किस तरह आप प्रिपेयर करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कि अगर आप शॉर्ट टाइम में तैयारी करते हैं तो आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इन टॉपिक्स के ही न्यूमेरिकल्स को देख लें, इनके फार्मूलों को मेमोराइज कर लें, ताकि आपको पेपर में आसानी हो। और आपको जो तैयारी करनी है वो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल बेस तैयारी करनी है। आपको न्यूमेरिकल बेस तैयारी कैसे करनी है, आपको फॉर्मूले को समझना है और उसको किस तरह डिफरेंट सिचुएशन में लगा सकते हैं, बस उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारे टॉपिक्स थे, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो आपके एंट्री टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।